जय हिंद साथियों। मैं इसके साथ स्वागत करता हूँ सभी लोग का और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि बहुपद पॉलिनोमियल्स, हाँ, आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बहुपद और आप पढ़ रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मेक रैंकर पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सारी क्लासेस आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो फटाफट इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी इस वीडियो से वंचित ना हो और एग्जाम हॉल में उनका नंबर एक अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बहुपद क्या होता है इसको पूरा आज हम लोग थ्योरी देखने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है बहुपद में आप सबको। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। बहुपद की परिभाषा क्या होती है? देखिए, बहुपद बहुपद की परिभाषा जो थी, बहुपद को हम इस फॉर्म में हम लोग में लिखते हैं बहुपद को। हाँ, आगे जानते हैं कि बहुपद कई प्रकार के होते हैं। एक बहुपद, दो बहुपद, त्रिभुज, हाँ, हाँ, बहुपद की बहुत सी बहुत रूप होती है। एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, तो जितना लिख सकते हैं आप। हाँ, घात के रूप में भी होती हैं। तो आज हम लोग सब पढ़ने वाले हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बहुपद की परिभाषा अगर मैं देखूं तो बीजी व्यंजक, क्या? बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। लेकिन परिभाषा से किसी को समझ में कम आया होगा। बात सही है कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो बच्चों के दिमाग में खटक रही है, हाँ, कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे एक हो गया बीजी व्यंजक क्या होता है, ठीक है, चर क्या होता है, ठीक, चर क्या होता है, ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है, ये सब चीजें ना आपके दिमाग में खटक रही होंगी फटाफट ना, कि यार अगर पता चला एक सर बता दे कि बीजी व्यंजक क्या होता है, हाँ, चर क्या होता है, ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है, हाँ, अगर ये सब पता चल जाए तो बहुपद को मैं बहुत आसानी से सीख सकता हूँ ना, ये है। तो चलिए मैं देखता हूं एक एक के बारे में। हाँ, बीजी व्यंजक क्या होता है, ठीक, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक क्या होता है, देखिए बहुत ही इजी है। बीजी व्यंजक क्या होता है, हाँ, देखिए, जिसमें जिसमें चर, अचर, चर अचर राशियों के योग, गुणन, योग गुणन और भाग के संयोजन, संयोजन को, संयोजन क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। बीजी व्यंजक कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। ध्यान देखिए, जिसमें चर और अचर के, जिसमें चर और अचर के, ध्यान देखिए, जिसमें चर और अचर के राशियों के योग से बने, हाँ, योग से बने संयोजन को बीजी व्यंजक कहते हैं। ध्यान पूर्वक समझिए। हाँ, योग से बने, क्या है, योग से बने, जिसमें चर अचर राशियों कि योग, गुणन और भाग के संयोजन को बीजी व्यंजक कहते हैं। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है ना, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक। आप देखो, ध्यान समझो, बीजी व्यंजक आपको समझ में आया जिसमें चर और अचर राशियां हो। अब चर और अचर राशियां आपको दिमाग में आ रही कि सर चर राशियां क्या है और अचर राशियां क्या है। जिसमें चर और अचर राशियों के योग, गुणन और भाग के संयोग से बने, यहाँ संयोग लिखेंगे हम लोग, संयोग, संयोग से बने, संयोग से बने हो उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। संयोग से बने उसे क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा समझने वाले ना, चर क्या होता है। अब देखो, चर, चर, ठीक, चर क्या होता है, जिसका मान, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर कहते हैं ना, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। और ये आप जैसे बहुत सबसे ज्यादा उपयोग होता है एक्स, वाई और जेड, यही हम लोग देखते हैं।
वैसे ए टू जेड हम लोग देख सकते हैं कि ए टू जेड में हम कोई भी संख्या, कोई भी अचर राशियां ले सकते हैं ना, तो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे अगर मैं कह दूं यक्स, हाँ, तो यक्स का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम लोग फिक्स नहीं कर सकते ना, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अचर क्या कहते हैं, अचर जिसका मान परिवर्तन नहीं होता है। अचर क्या होता है, अचर, अचर ना, जिसके जिसके मान में परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो, जिसके मान में परिवर्तन ना हो उसे अचर कहते हैं। ध्यान समझ में आया ना, जिसके मान में परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जिसके मान में परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं, अचर। ये संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये संख्या है जिसके मान, अब तो एक अगर हम बोल दें तो एक तो हमेशा एक ही रहेगा, अगर दो बोले दो हमेशा दो। अब जैसे नहीं है कि दो बोल दिए तो उसको हम लोग 5 मान लेंगे, ऐसे तो है नहीं। दो बोल दिए तो दो ही रहेगा, एक बोल दिए तो एक ही रहेगा, हाँ, 5 बोल दिए तो 5 ही रहेगा। तो जिसके मान में कोई परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं, अचर राशियां कहते हैं। चार अचर हम लोग देख लिया, और एक बचा है ऋणोत्तर। हाँ, आप लोगों को देखने वाला ऋणोत्तर, ठीक है। आप ऋणोत्तर को थोड़ा देते हैं, इसको रब नहीं करेंगे, ऐसे देखते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक, ठीक, ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक, ध्यान से देखिए, पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक में ऐसा होता है, ये हमेशा ना मतलब जीरो से ऊपर होता है। ऋणोत्तर मतलब कि ऋणोत्तर, ऋण के ऊपर, समझ में आया ना, ऋण के ऊपर। यानी कि अगर मैं एक ग्राफ बना दूं, जैसे मैं एक ग्राफ बना दूं और यहाँ पर लिख दो जीरो, यहाँ पर -1, यहाँ पर 2, -3, -4, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ना, तो इस प्रकार से लिख दूं। तो यहाँ देखिए, ऋणोत्तर माने ऋण के ऊपर, मतलब ऋण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि ऋण नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। देखो, एक जीरो हो जाए तो भी चलेगा, 2 हो जाए तो भी चलेगा, 3 4 5 6 7 8, मतलब कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में ना माइनस से, हाँ, और बटे में भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बटे में भी 1/2, 1/3, 1/4, मतलब ये सब भी संख्या नहीं होनी चाहिए। समझ में आया ना तो बटे में होना चाहिए, ना तो माइनस में होना चाहिए, और होना चाहिए क्या, पूर्णांक में होना चाहिए, वो भी जीरो से लेके। समझ में आया ना, जीरो से ये होता है ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद एक्चुअल में है क्या। बीजीय व्यंजक के बारे में हमने देखा, जिसमें चर और अचर राशियों के योग, गुणन और भाग के संयोग से बने उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर क्या होता है, जिसके मान में हमेशा जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। और ऋणोत्तर पूर्णांक कहता है जो ऋण के ऊपर क्या होता है, यहाँ लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, ऋण के ऊपर, ऋण के ऊपर, समझ, पॉजिटिव में ऋण के ऊपर। हाँ, तो ये हम लोग थोड़ा समझेंगे। ऋण के ऊपर जैसे जीरो, एक माइनस, मतलब जीरो के इस साइड में, मतलब लेफ्ट साइड वाला मान छोड़ देंगे लोग, राइट साइड वाला पूरा ले लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे पूरा ले लेंगे, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, थोड़ा सा इसको रब करते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा करते हैं रब, और हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा रहने दो, और एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल है आपका 4x², 4x² + 7x + 8 ना। देखो, 4x² + 7x प्लस कितना हो गया, 8। अब इसी को हम लोग देखने वाले हैं -8, ठीक है, कि ये आपका बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं। अच्छा बताओ, कंडीशन क्या है कि चर की घात जो होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। चर की घात क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है ना। अब बताओ, ये 2 है, ये माइनस में तो है नहीं, और इसमें इसमें भी 1 है। गुणांक से हमें कोई मतलब नहीं है, गुणांक से हमें कोई मतलब नहीं है। हमेशा घात जो होता है ना वो पॉजिटिव में होना चाहिए, बस यही समझ लो आपको। घात हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, और बटे में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, और घात हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो बताओ, घात इसमें पॉजिटिव है कि नहीं है, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव है तो ये आपका क्या है, आपका ये है, आपका बहुपद है, ये आपका क्या हो गया, बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल देखो आपका 3x², 3x²। नेक्स्ट है आपका कड़ी में 2x - कड़ी में 3, कड़ी में 2x - कड़ी में 3। अब देखो, ये आपका बहुपद है कि नहीं है, इसको आपको बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। देखो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इससे मतलब हम लोग को है नहीं, हमसे मतलब है यक्स के पावर को, यक्स की घात का,
कि घात में क्या है। अगर हमको घात में सही सही मिल जाए तो हम लोग पता लगाएंगे बहुपद। तो बताओ x का पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पर x पावर कितना है, सॉरी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। इनसे हमसे मतलब नहीं है क्योंकि ये गुणांक है, इनके बगल में लगा हुआ। गुणांक से ज्यादा मतलब हमको है नहीं, हमको मतलब सिर्फ घात से। तो यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 1 घात, तो माइनस तो है नहीं। जब माइनस नहीं है तो क्या होगा, बहुपद है। जैसे अगर मैं एक और लिख दूं, जैसे 4x-2 प्लस 7x प्लस 8 प्लस क्या माइनस 8। तो ये बताओ बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं। अब देखो इसमें घात जो है ना माइनस में आ गया है, घात जो है माइनस में आ गया। अब तो घात अगर माइनस में आ गया तो ये क्या होगा, आपका बहुपद नहीं होगा, ये आपका बहुपद नहीं होगा। तो ये आपका बहुपद नहीं है, समझ में आया ना। तो ये दो एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2/3y, 2/3y और प्लस 6 बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, बताओ ये बहुपद है का आपका कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 2/3y और +6 आपका बहुपद है कि नहीं है। तो इसको हम लोग को देखना है। अब देखो फटाफट देखते हैं। वाई स्क्वायर बताओ, इसमें घात 2 है, सही है, पॉजिटिव में है, निगेटिव नहीं है। इसमें देखो y का पावर कितना है, 1, और अगर y का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, दोनों पॉजिटिव में है, तो ये आपका बहुपद हो गया। और इससे ये तो आपका क्या है, गुणांक है, इससे मतलब हमको है नहीं। तो आपको समझ में आ गया कि बहुपद की परिभाषा क्या है और बहुपद के हिसाब पर किस प्रकार से हम लोग बहुपद को समझ सकते हैं। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्यों कहते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में कौन सा बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं। समझ में आया ना, बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट। हाँ, कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे। हाँ, और चलिए आगे चलते हैं। बहुपद की बहुपद बहुपद की बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का क्या हो गया, मानक रूप। समझ में आया ना, बहुपद का मानक रूप। देखिए यहां पर इसका परिभाषा है यक्स के घात को। हाँ, क्या लिखते हैं हम लोग, यक्स यक्स के घात को, यक्स के घात को, ठीक है, आरोही आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। मतलब यक्स की घात को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे। मतलब जो भी आपका बहुपद दिया रहेगा, जैसे अगर मैं बहुपद लिखा हूं 4x³ 4x³ -6x² प्लस 2x, -6x² प्लस 2x प्लस 3, ये आपका क्या है, आपका बहुपद दिया है। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए क्या है आपका बहुपद का मानक रूप है, यक्स के घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना, या आरोही क्रम में लिखना या फिर अवरोही क्रम में। सबसे पहले यार देखो ध्यान से, पावर कितना है, -3, उसके बाद माइनस कितना है 2, फिर उसके बाद माइनस कितना है 1, तो 3 2 1, ये कौन सा क्रम हो गया, ये कौन सा क्रम हो गया। तो मतलब आरोही और अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप था। आरोही मीन्स होता है बढ़ते क्रम में, आरोही मीन्स कौन होता है, बढ़ते क्रम में, और अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम में। अगर मैं इसी को लिख दूं 3 + 2x प्लस 6x² प्लस 4x³ तो ये आपका ये भी हो गया। पहले एक, यहाँ पर 1 घात हो गया, यहाँ पर 2 घात और यहाँ पर 3 घात, यहाँ पर 3 सॉरी यहाँ पर 3 घात। तो इस प्रकार से इसका बहुपद का क्या हो गया, मानक रूप हो गया। बहुपद का क्या हो गया, मानक रूप हो गया। और हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुपद का मानक रूप समझ में आ गया होगा। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पदी बहुपद, दो पदी और तीन पदी। एक पदी बहुपद, ठीक, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा है आपका त्रिपदी बहुपद, ठीक, त्रिपदी
बहुपद। आप लोग ध्यान पूर्वक देखें, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और तीन पदी बहुपद ना। ऐसा बहुपद जिसमें केवल, देखिए ध्यान से, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x, हाँ 2x, 2, मतलब ये सब क्या है, एक पदी बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। दूसरा हम लोग लिखेंगे द्विपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों, दो पद हों, उसे द्विपदी बहुपद। जैसे 2x-2 और 4x² + 8, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसमें देखो, हाँ त्रिपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों, जिसमें केवल तीन पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ऐसा पद बहुपद जिसमें तीन पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 4x² + 7x -7x + 8, ये आपका त्रिपदी बहुपद है, दो पदी बहुपद है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसको। हाँ, तो इसमें आपको पूरी तरह समझ में आ गया है कि बहुपद का मानक रूप कहता है, यक्ष से घात को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। उसको हम लोग देखा है। उसके बाद एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें यक्ष, जिसमें केवल एक घात हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, 2x। ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो घात हो, दो पद हो, मतलब द्विपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन घात हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो ये है बहुपद के पद, क्या पद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा बढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। और उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद की घात। क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद की घात। ठीक, तो पढ़ते हैं बहुपद की घात। इसका जो परिभाषा होता है, बहुपद की सबसे बड़ी घात, हाँ बहुपद की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। ये बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या होती है, बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात के बारे में लोगों ने पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर है बहुपद की सबसे बड़ी घात, बहुपद की घात कहलाती है। मतलब बहुपद में जो भी सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कही जाती है। और इसमें, इसमें कई कई टाइप होते हैं, हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे रैखिक बहुपद। क्या देखेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ठीक, रैखिक बहुपद। दूसरा है आपका द्विघात त्रिघात। द्विघात बहुपद और त्रिघात, त्रिघात बहुपद तीन है। ठीक है, तीन है। तीनों को ध्यान से देखेंगे। हम लोग यार बहुपद की सबसे बड़ी घात कहते हैं, बहुपद की घात कराती है। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या है, द्विघात त्रिघात ना, जिसमें देखिए रैखिक बहुपद, जिसमें चर की घात एक हो, क्या हो, एक हो, उसे
रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसमें चर की घात क्या हो, चर की घात क्या हो, एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसमें चर की घात क्या हो, एक हो, उसे रैखिक बहुपद, जैसे 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 हो गया। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, एक हो, उससे रैखिक बहुपद, जैसे 2x प्लस प्लस 5। अगर इसका हम व्यापक रूप लिखें, व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होगा इसका? व्यापक रूप होगा ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी, जहां पर होगा a बराबर a नॉट इक्वल टू 0 के, a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब a बराबर 0 नहीं होगा, a बराबर 0 नहीं होगा, a बराबर 0 क्या होगा? नहीं होगा। समझ में आया ना? जिसमें चर की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, 2x प्लस 5। ठीक है, व्यापक रूप क्या हो गया इसका? व्यापक रूप हो गया x प्लस बी, ओ सॉरी ax प्लस बी हो गया इसका व्यापक रूप। आगे देखते हैं, आगे है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात दो, मतलब जिसमें चर की घात अधिकतम 2 हो, जिसमें चर की घात क्या हो, अधिकतम 2 हो, उसे, जिसमें चर की घात अधिकतम क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना 5, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब देखो इस क्या हो गया, जिसमें जिसमें चर के अधिकतम घात जो कितने होने चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब जो यक्स की इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है, और इसमें कितना है, 1 है। तो 1 और 2 में अधिक कौन है? 2 है ना, तो अधिकतम कौन हो गया? 2, तो हो गया द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप, देखिए व्यापक रूप इंपॉर्टेंट है, ये शून्य निकालने के लिए आपको काम आएगा। हाँ, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर भी होगा ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया ना? समझ में आएगा नहीं यार? चलिए त्रिघात देखिए, त्रिघात बहुपद क्या है? त्रिघात बहुपद में क्या है? अब इसमें लिखेंगे जिसमें चर की घात, चर की घात अधिकतम 3 हो, अधिकतम 3 हो, उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का जैसे एग्जांपल y³ प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3। ध्यान पूर्वक देखिए, y³ प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3। तो ये देखिए ध्यान से, इसमें चर की घात क्या, अधिकतम क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अधिकतम कितने होने चाहिए? 3 होनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, 2 है, इसमें 3 है, और इसमें क्या है, 1 है। सबसे अधिक कौन है? 3 है, तो ये कौन होगा? त्रिघात बहुपद हो गया। ये कौन सा हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। समझ में आया ना? और इसका अगर व्यापक रूप लिखे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा व्यापक रूप, व्यापक रूप। ठीक, तो होगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। तो यहाँ पर भी होगा ए नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया ना? ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं? बहुपद की घात। बहुपद की घात इस प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं। तो इस तरीके से बहुपद की घात को हम लोग चेक करते हैं, जिसमें चर की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, 2 हो उसे द्विघात, 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो हमने देखा बहुपद की घात क्या होता है। अब लोग हम देखने वाले हैं कि किसी भी दिए गए किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर बहुपद का मान, किसी बिंदु पर दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान किस प्रकार से निकलता है। यहाँ से हम लोग शून्य को भी देखते हैं, कि शून्य क्या होता है। यही सब कुछ निकलता है, और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, फटाफट इसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए इसका एग्जाम परिभाषा लिखा हुआ है, क्या है? यदि पी एक्स कोई बहुपद है, क्या है? बहुपद है, यक्स में कोई बहुपद है। ठीक है, पी एक्स यक्स में कोई बहुपद है, और के कोई वास्तविक पूर्णांक है, के कोई वास्तविक पूर्णांक है ना, के क्या है? एक कोई वास्तविक पूर्णांक है। तो पी एक्स में यक्स को के से प्रतिस्थापित करने पर, मतलब जहां जहां यक्स है वहां पर आपको वहां पर क्या रखना पड़ेगा? के रखना पड़ेगा। यक्स को के से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या, जो भी वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, जो भी वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, वो पी एक्स का एक्स बराबर के पर मान कहलाता है। एक्स बराबर के पर क्या कहलाता है?
मान कहलाता है। x बराबर के पर क्या रहता है, मान कहलाता है। जैसे देखिए एक बहुपद है, एक बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर क्या है, तो माइनस क्या है, 4 है, माइनस क्या है। अब हम लोग क्या करे हैं, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। अब ध्यान से देखो, अब x बराबर हम लोग क्या रख रहे हैं, 2, तो x बराबर यहाँ क्या है, k है, तो x बराबर हम लोग यहाँ क्या रख दे रहे हैं, 2 रख दे रहे हैं। यानी कि k ही क्या है, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या है, 2 हो गई वास्तविक संख्या ना। तो यहाँ पर अब x बराबर क्या लगेगा, हम लोग 2 रखने वाले हैं। तो यहाँ पर होगा आपका p2 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 माइनस 4, माइनस क्या हो गया, 4 हो गया। समझ में आया ना, माइनस क्या हो गया आपका, 4 हो गया। अब इसको हल करेंगे अगर, तो ये आ गया कितना, 2 दूना 4 माइनस 3 दूना 6 माइनस 4 बराबर कितना आ गया, -6 आ गया। कितना आ गया, -6। ध्यान पूर्वक देखेंगे इसको हल करने पर, जब x बराबर हम लोगों ने 2 पुट किया मान, तो यहाँ पर कितना आ गया, -6 आ गया। कितना आ गया आपका, -6 ना। तो हम लोग लिखने वाले हैं क्या पे, यहाँ पर लिखने वाले हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में x को 2 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त संख्या क्या है भैया, प्राप्त संख्या क्या है आपका, प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त संख्या -6, प्राप्त संख्या क्या है, -6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर 2 पर मान है। ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यानपूर्वक हम लोग क्या करने वाले, देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट। देखिए जब हम लोगों ने क्या किया, x बराबर 2 रख दिया, यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है, k है, तो यहाँ पे k एक वास्तविक संख्या है, x बराबर क्या रख दी, 2। जब हम लोग x बराबर 2 रख दिए, तो इसका क्या आ गया, -6 आ गया है। क्या आ गया, -6। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में जब x को 2 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त संख्या -6, किसका बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर 2 पर मान है। माइनस से क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर 2 पर मान है। तो इस प्रकार से किसी भी बिंदु पर बहुपद का मान निकाला जाता है, और जिस बिंदु पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे शून्य कहते हैं। जिस बिंदु पर बहुपद का मान क्या होता है, शून्य होता है। जैसे अभी निकालें इसको, यहाँ पर -6 आ गया, और मान लो कोई भी मान ऐसा पुट कर दे कि इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब 0 हो जाएगा ना, तो उसका मान वो क्या होगा, शून्य कहलाएगा। मतलब जिस बिंदु पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे शून्य कहते हैं। समझ में आया ना। तो अगर यहाँ पर कोई मान रखे और इसका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर रख दे एकदम -1 अगर रख दे ना, तो हो जाएगा सर, -1 करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 और 3, तो 3 करने 3 हो गया, तो प्लस हो गया, 3 और 1 4 हो गया, ये प्लस पॉजिटिव में निगेटिव कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा बिंदु जिस पर क्या हो जाएगा, मान शून्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुपद की थ्योरी को देखा कि बहुपद में क्या है, द्विघात, तीन घात, एक पदी, दो पदी बहुपद क्या होता है, हम लोग ने देखा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे। और वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।